हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षा वीडियो। आज सीटेट का हमने ईवीएस सेशन रखा हुआ है। आपको आज ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो बेहद अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं आप सबके लिए, और क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश देखिए करिएगा। पिछले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है, और जैसा आप देखते हैं ईवीएस का क्वेश्चन आता है हूबहू आपको वैसा ही मिलेगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है। देखिए, बात हो रही है विज्ञान के प्रतिभाशाली, जो विज्ञान में प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, अगर उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है तो सबसे अधिक लाभदायक इनमें से कौन सा होगा। तो आपको हमने पहले भी बताया, अगर सीटेट क्रैक करना है तो आपको एनालिसिस मेथड आना चाहिए। जब एनालिसिस करते हैं आप किसी भी आंसर का, क्वेश्चन का, तो 3 तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, चौथा आंसर आपके सामने हो जाता है। जैसे क्या है, पहला है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देंगे। देखिए, विज्ञान में स्व अध्ययन करना ये गलत है। बच्चा स्व अध्ययन करके क्या नॉलेज कर लेगा जब तक आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे। ठीक है, कमज़ोर छात्रों के लिए प्रेरित करना नहीं, इसमें आपको सबसे अधिक लाभदायक बताना है। तो देखिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी नई परियोजना लेते हैं और उसको और थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो बच्चा और भी बढ़िया उसका अवलोकन करके उसमें पूरा अच्छे से उसका रिजल्ट निकालता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बीज अंकुरण। हाँ, इसके बारे में अगर आप एक बच्चे को उसके बारे में आप बता रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कैसे बताएंगे कि बच्चा भूले भी ना और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। तो देखिए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाएंगे। क्या ऐसा करने से बच्चा समझ जाएगा? नहीं, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करेंगे। आपको मतलब ये मेथड आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ड्राइंग करके आप समझाना चाहते हैं। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों को पालन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कहेंगे। देखिए, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप किसी चीज़ में बच्चे को स्वयं करने के लिए कहते हैं, ठीक है, और उसके विभिन्न चरणों को जब वो नोटिस करता है, उसका चित्र बनाने के लिए कहते हैं, तब वो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यू नो ना, इन्वायरमेंट स्टडी, पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं पूछा है। अब आपको देखिए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों, अब नहीं आपको ढूंढना, ठीक है, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। क्यों नहीं, पजल एंड पहेली में क्या होता है, तर्क तो उसका विकसित होता ही। छात्रों को मन को भ्रमित करना, छात्रों को मैन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन को भ्रमित करना। ठीक है, पजल और पहेली से क्या होता है, उद्देश्य क्या इसमें नहीं होगा, तो आपको बताना यही है कि छात्रों के मन को भ्रमित नहीं किया जाता, इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, तो ऑप्शन से आपके देखिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और संरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। देखिए, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थी को मूल्यांकित करने के लिए हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य करना। देखिए, ये तो गलत ही है,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, वर्ष के अंत में अगर आप उसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में करेंगे तो ये तो गलत है ना। हम मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए, मतलब लगातार मूल्यांकन करो ना। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को अगर आप लगातार मूल्यांकन नहीं करोगे, वर्ष के अंत में करोगे तो क्या होगा, बच्चा कैसे आप समझ पाओगे कि बच्चा क्या कर रहा है, किस लायक है, उसे क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर असंरचित शिक्षक अवलोकन होती रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अब देखिए, आपको मानचित्र पढ़ना है तो कौन सा कौशल इसमें शामिल है। देखिए, एक उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, नहीं, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, फिर देखिए अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बट कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ठीक है, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्राकृतिक की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने के लिए, छात्रों को ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए। अब इसे एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद आपको इसका आंसर खुद ही पता चल जाएगा कि देखिए, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्राकृतिक की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। और आपको ऐसा मतलब होता नहीं, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि सीटेट में थोड़ा सा जो लेंदी आंसर होता है, आपको लगे कि हाँ ये पॉजिटिविटी वाला आंसर है, तो वही आंसर अधिकतर सही हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। अब देखिए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। ठीक है, तो गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि उन्हें क्या मदद मिलती है, आप बताइए। क्या हो जाएगा, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण कर सकें, ये मदद मिलती है। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, या फिर वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं को अन्वेषण करें। ठीक है, तो उनको यही गतिविधियाँ और जाँच में शामिल करने से यही होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारधाराओं के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस क्या है, बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना है, बच्चों को समग्र विकास करना है, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है। ये सभी देखिए, अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों दर्शन के साथ उन्होंने ये कहा था कि जो ईवीएस की विचारधारा है, उनका मानना था कि बच्चों का समग्र विकास इससे होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बच्चों का समग्र विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके सामने, ये रहा। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। क्या है, बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। वे स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था। बच्चों को याद करने की क्षमता, अब याद करना जैसे वर्ड गलत है। ठीक है, बच्चों को क्या नहीं पता गलत है। अब इन दोनों में से आपको लगता है क्या आंसर हो जाएगा, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्राथमिक शिक्षा बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहा है या उसकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा, अगर वो किसी भी फेस्टिवल के बारे में, कोई भी टीचर है बच्चों से ईवीएस की क्लास में वो बहुत मतलब विभिन्न फसलों के बारे में और त्योहारों के बारे में वो क्या कर रहा है, क्लास में डिस्कस करता है। तो डिस्कस कर रहे हैं तो उससे उसकी क्या मदद मिलेगी ईवीएस में। देखिए, ऑप्शन आपके सामने, इन त्योहारों के बारे में जानेगा, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, उसके अनुभव को अर्थ प्रदान करना, दोनों, ए और बी।
हाँ, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा, और आप जानते हैं कि हमारे देश भारत क्या है, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो वो फेस्टिवल के बारे में तो जानेगा, साथ में साथ क्या होगा उसका कटाई, मतलब जो फसल है कटाई के बारे में जानेगा, विविधता को समझेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ए और बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। आगे देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, या समय के साथ बदलता रहता है, इसमें रचनात्मक लोग शामिल है, इसका विस्तार होता रहता है। देखिए ज्ञान क्या होता है, वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। केवल प्रयोग, मैंने आपको बताया था सीटेट में केवल नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए, केवल काम करती है, गलत है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना। अगले क्वेश्चन में देखिए, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। अब बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। आप जानते हैं आप किसे पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बालक को तो बाल केंद्रित होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब एक टीचर बच्चे का पर्यावरण अध्ययन करा रहा है, उस समय आकलन आप कर रहे हैं, तो इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों को कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव आंसर पूछा है, तो नेगेटिव आंसर भी हो जाएगा। बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी सब सही है, यही आपका गलत है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए। देखिए, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, ये तो रूढ़िवादिता हो जाएगी। अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, केवल भी वर्ड गलत है। तो आपका क्या बचा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस मेथड करिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। देखिए क्या होगी, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य अनुसार विस्तृत नोट तैयार करवाना, शिक्षार्थियों को समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना। देखिए सबसे पहला दायित्व यही होगा कि उनके समाज और संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपको ये बताना है कि अगर आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहा है, तो उनमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और समाज संस्कृत परिवेश को एकीकरण तरीके से प्रस्तुत करती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विशेषता नहीं पूछा तो यही होगा। ठीक है, परिभाषाओं और पर नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। नेगेटिव आंसर पूछा है, तो आप देख लीजिए, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। आप समझ गए होंगे पर्यावरण को खोजने को। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आंसर मिल गया है, बट फिर भी आप एक बार पूरे ऑप्शन पर नज़र ज़रूर डाल दिया करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19। NCF 2015 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा यही लास्ट वाला,
क्योंकि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए नहीं, पर्यावरण अध्ययन केवल बता ही दिया और पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संरचनाओं और धारणाओं को समझाना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृत पर्यावरण को जोड़ना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उनको प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृत से पर्यावरण को जोड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? देखिए, एनजीओ आधारित बता रहा जा रहा है विज्ञान एवं पर्यावरण, तो ये नई दिल्ली में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है। पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर। अच्छा बच्चे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यही कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। तो सबसे एनजीओ की बात कर रही है, संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो आपको आंसर हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? अभी मैंने बता दिया वो कहाँ है, कोलकाता। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं यही मूंगा चट्टान पाई जाती है। ठीक है, और सदाबहार वन नहीं, बस ये मूंगा चट्टान पाई जाती है। और बताइए सुंदरबन डेल्टा कहाँ, किस स्टेट में स्थित है? आप जानते होंगे ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 7 से 8% है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो बताइए, ये बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र लगा देते हैं, नहीं, इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा वाइट विंग डक का अंतिम घर भी है? वाइट विंग डक का अंतिम घर भी है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? असम में। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? राजस्थान में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हरियाणा में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रदेश हैं? तो आप ये जानते हैं 10 है, सबने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संभावना मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए निम्नलिखित सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए, इस पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं ये वियना में हुआ था। ठीक है, वियना में हुआ था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप जानते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। केरल का फेमस डांस कौन सा है? लोक नृत्य बात की जाए तो वो होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली, ये सब वहाँ का है। तो आज का यही सेशन समाप्त किया जाता है। आप सॉल्व करिएगा।